इससे पहले कि अपने जीवन के इस अध्याय को मैं समाप्त करूं, मेरे बहुत प्रिय, बहुत ही नफ़रत के काबिल श्रीमान क्लूनी, मैं अपने बारे में कुछ और कहना चाहूँगी, क्योंकि इस वजह से ही मैंने सब कुछ इन पन्नों पर दर्ज करना शुरू किया है, जो मेरे जीवन का दस्तावेज़ जैसा ही बन गया है, जहाँ कई जगह मेरी याददाश्त ने मेरा साथ नहीं दिया। क्या तुम्हें सचमुच लगता है आपने अपने दिल से सोचना कि अगर उन्हें जर्मनी, फ्रांस या फिर रूस के लिए जासूसी करने के लिए किसी को चुनना पड़ता तो क्या वो किसी ऐसे को चुनते जो हर समय लोगों की नज़रों के सामने रहता हो? या यह बात तुम्हें बेहुदा नहीं लगती? जब मैं जर्मनी जाने के लिए उस ट्रेन पर सवार हुई तो मुझे लगा था कि मेरा अतीत पीछे छूट गया है। हर गुजरते किलोमीटर के साथ अपने हर अनुभव से मैं दूर होती जा रही थी, उन अच्छी यादों से, जैसे कि यह जान पाना कि मैं मंच पर और उसके बाहर क्या-क्या कर पाने में सक्षम थी, या फिर वो पल जिनमें पेरिस की हर सड़क और हर पार्टी नई सी प्रतीत होती थी। मुझे अब समझ आ गया है कि मैं अपने आप से नहीं भाग सकती। सन 1914 में होलैंड जाने की वजह, जहाँ मेरे लिए फिर से नाम बदल लेना बहुत आसान होता और किसी ऐसे पुरुष को ढूंढ लेना जो मेरी बची खुची आत्मा की देखभाल कर सकता, यह भी मुश्किल ना होता, या दुनिया की ऐसी जगहों पर चले जाना जहाँ मुझे कोई पहचानता नहीं था, वहाँ एक नई शुरुआत कर पाना भी आसान होता। पर इसका अर्थ होता है कि अपना बाकी जीवन दो हिस्सों में बांट कर जीना, एक वो औरत जो कुछ भी बन सकती थी और दूसरी वो जो कभी कुछ नहीं थी, वो जिसके पास अपने बच्चे या पोते पोतियों को सुनने के लिए एक भी कहानी ना होती। हालांकि इस समय मैं कारागार में हूँ, मगर मेरी आत्मा मुक्त है, जहाँ हर कोई एक कभी ना समाप्त होने वाला युद्ध लड़ रहा है, यह देखने के लिए कि इस मार काट में कौन बचकर निकल पाएगा। वही मुझे अब लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस प्रतीक्षा है उन लोगों की जिन्हें मैं कभी मिली नहीं, जो यह फैसला करेंगे कि मैं हूँ कौन। अगर वो मुझे दोषी पाते हैं तो एक दिन तो सच सामने आएगा और उन्हें शर्मसार कर देगा। ना सिर्फ वो शर्मसार होंगे बल्कि उनके बच्चे के बच्चे और उनका देश भी शर्मसार होगा। मुझे सचमुच विश्वास है कि राष्ट्रपति एक सामान्य व्यक्ति है। मुझे यह भी विश्वास है कि मेरे दोस्त जो हमेशा विनम्रता से मेरी सहायता के लिए तैयार रहा करते थे जब मेरे पास सब कुछ था, आज भी मेरा साथ देंगे, जबकि अब मेरे पास सब कुछ भी नहीं है। जिन दिन अभी चढ़ा है, मैं पक्षियों का चहचहाना और नीचे रसोई से आती आवाज़ें सुन रही हूँ। बाकी बंदनियों सो रही हैं, कुछ घबराई हुई हैं, कुछ ने अपनी किस्मत के आगे घुटने टेक दिए हैं। मैं सूरज की पहली किरण के निकलने तक सोई थी, और वो किरण हालांकि मेरी कोठरी में नहीं आई, सिर्फ मुझे दिखाई दे सकने वाले चमकीले आसमान में उसने मुझे अपनी ताकत का जलवा दिखाया और न्याय की नई उम्मीद जगा दी। पता नहीं क्यों इतने कम समय में जीवन ने मुझे इतना सब दिखा दिया, यह परखने के लिए कि मैं मुश्किल दौर का सामना कैसे करती हूँ, यह देखने के लिए कि मैं किस मिट्टी की बनी हूँ, मुझे अनुभव देने के लिए। पर इसके लिए और भी तरीके थे जिनसे यह सब प्राप्त हो सकता था। इसके लिए जीवन को मुझे अपनी आत्मा के अंधेरों में डुबाने की ज़रूरत नहीं थी, या फिर उस बीहड़ से गुजरने की जो भेड़ियों और जंगली जानवरों से भरा पड़ा था, और जहाँ मुझे रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं था। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि यह बीहड़ कितना भी डरावना क्यों ना हो, इसका भी एक अंत है, और मेरा इरादा इसके अंत तक पहुँचने का है। मैं अपनी जीत में भी उदार बनी रहूँगी और उन्हें दोष नहीं दूँगी जिन्होंने मेरे बारे में झूठ ही झूठ कहा। तुम जानती हो मैं अब क्या करने वाली हूँ? इसके पहले कि मुझे गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दे और मेरा नाश्ता आ जाए, मैं नाचूंगी। संगीत की हर धुन को याद कर उसकी लय में अपने बदन को झूमने दूंगी, क्योंकि यही दिखाता है कि मैं कौन हूँ, एक आज़ाद औरत।
क्योंकि मैंने हमेशा यही पाने की चाहत की है, आज़ादी। मैंने कभी प्रेम की खोज नहीं की, हालांकि वह आता जाता रहा। प्रेम के ही कारण मैंने कुछ ऐसा काम किया है जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। उसी के कारण मैं उन जगह पर गई जहाँ लोग मेरे घात में बैठे थे। पर मैं अपनी कहानी कहने में शीघ्रता नहीं करना चाहती। जीवन तेजी से बीत रहा है और मुझे उसके साथ कदम मिलाने में उस सुबह से जद्दोजहद करनी पड़ रही है जिस सुबह मैं बर्लिन पहुंची थी। थिएटर को चारों तरफ से घेर लिया गया था। प्रदर्शन को ठीक उस समय रोक दिया गया जब मैं अभ्यस्त ना होने के बाद भी अपना सबसे बेहतरीन नृत्य प्रस्तुत करने पर ध्यान दे रही थी। जर्मन सैनिकों ने मंच पर कब्जा कर लिया और आदेश सुनाया कि थिएटर के सभी प्रदर्शन अगली सूचना आने तक रद्द किए गए हैं। उनमें से एक ने ऊंची आवाज़ में सूचना पढ़ी, ये शब्द हमारे कैसर जर्मनी का सम्राट के हैं। हम अपने देश के इतिहास के सबसे अंधेरे दौर में जी रहे हैं। हमारा देश दुश्मनों से घिरा है। म्यान से तलवार निकालने का समय आ गया है। मुझे उम्मीद है कि तलवारों का इस्तेमाल हम अच्छी तरह और पूरी आन के साथ करेंगे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और मैं अपने प्रसाधन कक्ष में चली गई। अपने नाक के बराबर पहने हुए कपड़े पर एक लबादा पहना और फ्रेंच को हाँफते हुए अंदर आते देखा। तुम यहाँ से तुरंत भाग जाओ वरना बंदी बना ली जाओगी। भाग जाऊँ और कहाँ जाऊँ? फिर कल सुबह जर्मन विदेश मंत्रालय में किसी से मेरी मुलाकात का समय निश्चित है। सब रद्द किया जा चुका है। अपनी चिंता को छिपाए बिना उसने कहा, तुम भाग्यशाली हो जो एक तटस्थ देश की नागरिक हो। तुम्हें तुरंत अपने देश लौट जाना चाहिए। मैंने अपने जीवन के हर पहेली के बारे में सोचा हुआ था, सिवाय वापस अपनी मातृभूमि लौटने के बारे में। वो जगह जिसे छोड़ना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा था। फ्रेंच ने अपनी जेब से मार्क नोटों की एक गड्डी निकालकर मुझे पकड़ा दी। 6 महीने से उस करार को भूल जाओ जो हमने मेट्रोपोल थिएटर के साथ किया है। थिएटर की तिजोरी से बस इतना ही रुपया मैं चोरी कर सका। तुम तुरंत निकल जाओ, मैं तुम्हें कपड़े बाद में भिजवाने का प्रबंध कर दूंगा अगर मैं जिंदा रहा, क्योंकि तुम तो बच गई पर मुझे फ़ौज ने बुलावा भेजा है। मुझे कतई कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दुनिया पर पागलपन सवार है, उसने परेशानी में इधर उधर घूमते हुए कहा। एक रिश्तेदार चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, उसकी मौत लोगों को मौत के मुंह में धकेल देने की वजह तो नहीं हो सकती। लेकिन शासक तो जनरल है और वो 40 साल पहले के उस अधूरे काम को अंजाम तक पहुंचाना चाहता है जब फ्रांस की शर्मनाक हार हुई थी। वो अब भी उसी समय में जी रहे हैं और आपस में ही फैसला कर बैठे हैं कि उस अपमान का बदला लेकर रहेंगे। वो फ्रांस को अपनी ताकत बढ़ाने से रोकना चाहते हैं और हर गुजरता दिन इस बात का गवाह है कि फ्रांस की ताकत बढ़ रही है, इसीलिए यह सब हो रहा है। सांप का फन उसके डसने से पहले ही कुचल डालो। तुम क्या यह कह रहे हो कि हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या इसीलिए इतने सारे फौजी दस्ते हफ्ता पहले हमने जाते हुए देखे थे? यही बात है, शतरंज का खेल और उलझ गया है क्योंकि हमारे शासक गठबंधनों से बंधे हैं। यह सब समझना मेरे बस की बात नहीं, पर ठीक इस समय जब हम बात कर रहे हैं हमारी फ़ौज बेल्जियम पर चढ़ाई कर रही है। लक्समबर्ग ने पहले ही हथियार डाल दिए हैं और अब हथियारों से लेस करीब 60 डिवीज़न फौजी दस्ते फ्रांस के औद्योगिक क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। जब फ्रांस के लोग जीवन के मज़े ले रहे थे तब हम बहाना खोज रहे थे। जब फ्रांस आईफिल टावर बना रहा था, हमारे लोग तोपें बना रहे थे। मुझे विश्वास है कि यह सब बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। दोनों तरफ की कुछ मौतों के बाद शांति हमेशा की तरह जीत प्राप्त कर लेगी, पर तब तक तुम्हें अपने ही देश में शरण लेनी होगी और शांति की प्रतीक्षा करनी होगी।
फ्रांस के शब्दों ने मुझे हैरत में डाल दिया। वो मेरी खैरियत को लेकर सचमुच परेशान था। मैंने करीब जाकर उसका चेहरा छू लिया। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक नहीं होगा, उसने मेरा हाथ हटाते हुए उत्तर दिया, और मेरी सबसे बड़ी इच्छा अब कभी पूरी ना हो सके ये। उसने गुस्से में छिटकाकर मेरा हाथ अपने हाथ में थाम लिया। जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप ने मुझे पियानो सिखाना चाहा। मुझे पियानो से घृणा थी और घर छोड़ते ही मैं इसके बारे में सब भूल गया। याद रही तो बस एक बात, दुनिया की सबसे प्यारी धुन भी शैतानी राग अलापने लगती है अगर तार सुर में ना हो। मैं वियना में अपनी अनिवार्य फ़ौजी सर्विस के लिए तैनात था। हम 2 दिन के आराम की छुट्टी पर थे। मैंने वहाँ पोस्टर पर एक लड़की की तस्वीर देखी थी। यूँ तो मैंने उसे कभी देखा नहीं था, पर उसने मन में वो एहसास जगा दिया जो किसी पुरुष को नहीं होना चाहिए, पहली नज़र में प्रेम। मैं उस भीड़ भरे थिएटर में अपने 2 सप्ताह के वेतन से महंगा टिकट खरीदकर जैसे ही अंदर पहुंचा, मैंने साफ देखा वो सब जो मेरे जीवन में बेसुरा था। मेरे अपने माँ बाप से रिश्ता, फौज, मेरा देश, दुनिया पर अचानक उस लड़की को नाचता देख सब एक सुर में बंध गए। इसी वजह ना तो वो मोहक संगीत था, ना ही मंच और दर्शक के बीच नजर आती कामुकता, वजह थी वो लड़की। मैं जानती थी वो किसकी बात कर रहा था, पर मैं उसे टोकना नहीं चाहती थी। वो लड़की तुम थी। यह सब मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। ये सब तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। फिर सोचा समय रहते बता दूंगा। आज मैं एक सफल थिएटर मैनेजर हूँ। वजह शायद वही है जो मैंने वियना में उस शाम देखी थी। कल मुझे अपने फौजी दस्ते के कप्तान के सामने पेश होना है। मैं तुम्हें नृत्य प्रदर्शन देखने कई बार पेरिस गया। चाहे कुछ भी तुम करती थी, मैं अवश्य देखता था। माता हरी अपनी जगह उन चंद लोगों के हाथों खोती जा रही थी जो नाटक या कलाकार कहलाने के काबिल भी नहीं थे। मैंने तुम्हें ऐसी जगह लाने का निर्णय किया जहां लोग तुम्हारी कला की प्रशंसा करेंगे, और यह सब मैंने प्रेम के लिए किया। सिर्फ प्रेम की एक तरफा प्रेम। पर इससे कोई फ़र्क पड़ता है। जो बात माने रखती है वो है उसके निकट होना जिससे तुम्हें प्रेम है। बस यही मेरा लक्ष्य था। इसके पहले कि मैं पेरिस में तुमसे बात करने की हिम्मत जुटा पाता, दूतावास के एक अधिकारी ने मुझसे संपर्क किया। उसने बताया कि तुम एक डिप्टी की बहुत करीबी हो, जो हमारी खुफिया एजेंसी के मुताबिक जल्द ही युद्ध का मंत्री होगा। पर अब तो सब समाप्त हो चुका है। हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार वो अपने पहले पद पर वापस लौटने वाला है। मैं उस दूतावास के अधिकारी से पहले कई बार मिल चुका हूँ। हम साथ में पिया करते थे और पेरिस की रात की रौनक का मज़ा लिया करते थे। वैसे ही एक रात मैंने कुछ अधिक पी ली और तुम्हारे बारे में घंटों बात करता रहा। वो जान गया कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और तुम्हें यहाँ बर्लिन ले आने के लिए कहा, क्योंकि बहुत शीघ्र हमें तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता पड़ने वाली थी। मेरी सेवाएं की? एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसकी पहुंच सरकार के भीतरी दायरे में हो। जो शब्द वो कहना चाह रहा था पर कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, वो था जासूस। ऐसा काम जो मैं जीवन में कभी भी करना नहीं चाहूँगी। मुझ पर विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है। तुम्हें याद होगा आदरणीय श्रीमान क्लूने, मैंने अपने उस मुकदमे के दौरान, जो एक मजाक से अधिक कुछ नहीं था, यही कहा था, एक वेश्या हूँ, मानती हूँ, मगर एक जासूस हरगिज़ नहीं। यही वजह है कि तुम इस थिएटर से दूर सीधे होलैंड के लिए निकलना होगा। जो पैसा मैंने दिया है वो आवश्यकता से अधिक ही है। शीघ्र ही यह यात्रा असंभव हो जाएगी या अधिक बुरा होगा। अगर संभव हुआ तो इसका अर्थ होगा कि हम पेरिस में किसी की घुसपैठ करने में सफल रहे हैं। मैं बहुत डर गई थी, पर
इतनी भी नहीं कि जो कुछ वो मेरे लिए कर रहा था उसके लिए उसे चुंबन ना दूँ या फिर उसका आभार प्रकट ना करूँ। मैं झूठ बोलने वाली थी कि युद्ध समाप्त होने पर मैं उसकी प्रतीक्षा करूँगी, मगर ईमानदारी में झूठ को बोल देने की कला होती है। पियानो कभी बेसुरा नहीं होना चाहिए। जो हमें सिखाया गया है, असली पाप उससे बिल्कुल अलग होता है। असली पाप है पूर्ण समन्वयता से बिल्कुल ही हटकर जीना। असली गुनाह हमारे हर दिन बोले गए सच और झूठ से अधिक ताकतवर है। मैं उसकी तरफ मुड़ी और धीरे से उससे चले जाने का निवेदन किया ताकि मैं कपड़ा पहन सकूं, और मैंने कहा, पाप को ईश्वर ने पैदा नहीं किया, उसे हमने पैदा किया। जब हमने जो अटल था उसे मन संबंधी बनाने का प्रयत्न किया। हमने संपूर्ण को नहीं देखा, बस एक हिस्से पर हमारी नज़र पड़ी, और वो हिस्सा भरा पड़ा है नियमों से, ग्लानियों से, अच्छाइयाँ बनाम बुराइयों से, जिनमें हर एक पक्ष अपने आप को सही समझता है। अपने आपने कहे पर मैं स्वयं भी हैरान थी। शायद डर ने जितना सोचा था उससे अधिक प्रभाव मुझ पर डाल दिया था। पर मेरा मन अवश्य उचाट लग रहा था। मेरा एक मित्र तुम्हें देश के जर्मन दूतावास में राजदूत है। वो जीवन को पटरी पर लाने में तुम्हारी मदद कर सकता है, पर सावधान रहना। यह भी हो सकता है कि मेरी तरह वो भी तुम्हारी सहायता हमारे युद्ध के प्रयासों के लिए लेने चाहे। एक बार फिर वो जासूस शब्द का इस्तेमाल करने से कतरा गया। मैं एक अनुभवी औरत थी जो ऐसे जालों से बचना जानती थी। कितनी बार ऐसा मैंने पुरुषों के साथ अपने संबंधों में किया था। वो मुझे दरवाजे तक और फिर स्टेशन तक विदा करने आया। रास्ते में हमने केसर के महल के बाहर लोगों के बड़े जुलूस को प्रदर्शन करते देखा, जिसमें हर उम्र के आदमी मुट्ठी बांधे हाथों को हवा में लहराते चिल्ला रहे थे, सबसे पहले जर्मनी। फ्रेंच ने कार की गति बढ़ा दी। अगर कोई हमें रोक ले तो तुम चुप रहना, बात मैं करूँगा। लेकिन अगर तुमसे कुछ पूछा जाए तो बस हाँ और ना में उत्तर देना। बोरियत का दिखावा करना और भूल कर भी दुश्मन की भाषा मत बोलना। स्टेशन पर भी किसी की सूरत में डर का प्रदर्शन मत करना। वही बनी रहना जो तुम हो। जो मैं हूँ वही बनी रहूँ। लेकिन अगर मैं ही नहीं जानती कि मैं दरअसल हूँ कौन, तो अपने आप से ईमानदारी कैसे रह पाऊँगी? क्या मैं वो नार्तिकी हूँ जिसने यूरोप में तूफान मचा दिया था, या वो गृहिणी जिसने डच ईस्ट इंडीज में अपना अपमान करवाया था, या वो प्रभावशाली पुरुषों की प्रेमिका थी, वो औरत जिसे समाचार पत्रों ने अश्लील कलाकार का नाम दे दिया था, जबकि कुछ समय पहले उसकी प्रशंसाओं के पुल बांधा करते थे। हम स्टेशन पहुंच गए। फ्रांस ने मेरे हाथ पर शब्द चुम्बन दिया और मुझे सबसे पहले ट्रेन पर सवार होने की सलाह दी। ऐसा पहली बार हो रहा था कि मैं बिना सामान यात्रा कर रही थी। मैं जब पेरिस आई थी तब भी थोड़ा सामान मेरे पास था। चाहे यह कितना भी सत्य से परे क्यों ना लगता हो, पर मुझे बहुत आज़ादी का एहसास हो रहा था। शीघ्र ही मेरे कपड़े मेरे पास होंगे, मगर तब तक मैं ऐसे चरित्र में थी जिसे जीवन ने मुझ पर थोप दिया था। ऐसी औरत जिसके पास बिल्कुल कुछ नहीं है, अपने महल से दूर एक राजकुमारी जिसे यह जानकर तसल्ली का एहसास था कि वो शीघ्र वहाँ लौटेगी। एम्स्टर्डम तक का टिकट खरीदने के बाद मुझे पता लगा कि अभी ट्रेन छूटने में कुछ घंटों का समय बाकी था। पूरी सावधानी बरतने के बाद भी मैंने देखा कि सबकी निगाहें मुझ पर ही थी, पर उनमें कुछ अलग नज़र आ रहा था। ना वो प्रशंसा थी, ना ही ईर्ष्या, वो थी जिज्ञासा। प्लेटफॉर्म पर बहुत चहल पहल थी और मेरे अलावा सबके पास इतना सामान था मानो बक्सों, गठरियों और थैलों में वो अपना पूरा घर समेट लाए थे। मेरे कानों में एक औरत की आवाज़ पड़ी जो अपनी बेटी को समझाते हुए वही कह रही थी
जो फ्रेंच ने मुझे कहा था, अगर कोई सुरक्षाकर्मी आए तो जर्मन भाषा में बात करना। वो सब लोग ऐसे तो नहीं लग रहे थे जो देहाती क्षेत्रों की ओर जा रहे हों, पर संभव है जासूस हों या फिर शरणार्थी जो अपने अपने देश लौट रहे थे। मैंने निर्णय किया कि मैं किसी से ना बात करूंगी और ना ही किसी की तरफ देखूंगी, मगर फिर भी एक वृद्ध व्यक्ति मेरे पास आया और पूछने लगा, क्या तुम हमारे साथ नृत्य नहीं करोगी? क्या इसने मुझे पहचान लिया था? हम वहाँ से हैं हम वहाँ हैं, प्लेटफॉर्म के छोर पर आइए। मैं बिना कुछ सोचे उसके पीछे चल पड़ी, यह जानते हुए कि आप अपरिचितों के बीच रहूंगी तो अधिक सुरक्षित रहूंगी। शीघ्र ही मैंने स्वयं को बंजरों से घिरा पाया और सहज भाव से ही मैंने अपना बटुआ कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में भय साफ नजर आ रहा था, फिर भी उसके आगे झुक नहीं रहे थे, मानो उन्हें अपने भाव बदलते रहने की आदत हो। एक घेरे में खड़े वो ताली बजा रहे थे और बीच में 3 औरत नाच रही थी। क्या तुम भी नाचना चाहती हो? जो आदमी मुझे वहाँ से लाया था उसने पूछा। मैंने उसे कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी नृत्य नहीं किया। उसने फिर जोर देकर कहा, पर मैंने उसे समझाया कि मैं प्रयत्न करना भी चाहूँ तब भी मेरा पोशाक में हाथ पैर हिलाना सरल ना होगा। वो मेरी बात मान गया और ताली बजाते हुए मुझसे भी ताली बजाने को कहने लगा। हम लोग बाल्कान्स के रोमा लोग हैं, उसने मुझे बताया, और जो मैंने सुना उसके मुताबिक युद्ध वहीं से शुरू हुआ है। हमें यहाँ से जितना शीघ्र संभव हो निकल जाना है। मैं उसे समझाने वाली थी कि युद्ध बाल्कान्स में शुरू नहीं हुआ था, वो तो सिर्फ एक बहाना था उस बारूद के पलीते को सुलगाने का, जिसे बहुत सालों से धमाका करने के लिए तैयार किया जा रहा था। पर जैसा फ्रेंच ने भी कहा था, मेरा चुप रहना ही उचित था। पर यह युद्ध भी खत्म हो जाएगा, एक औरत ने कहा, जिसके मामूली कपड़े उसके रेशमी काले बालों और आंखों की खूबसूरती छिपा नहीं पा रहे थे। हर युद्ध कभी न कभी समाप्त होता है। कई लोग मारे गए लोगों की लाशों पर मुनाफा कमाएंगे और इस दौरान हम युद्ध से दूर जाने के लिए यात्रा करते रहेंगे और युद्ध हमारा पीछा करता रहेगा। पास ही कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनके लिए सफ़र एक रोमांच था। बाकी किसी बात से उन्हें कोई मतलब नहीं था। उनके लिए तो आग उगलते ड्रैगन हमेशा लड़ते रहते थे और भाले पकड़े धातु के कवच पहने योद्धा एक दूसरे से युद्ध करते थे। उनकी दुनिया में तो अगर एक लड़का दूसरे के पीछे नहीं भागेगा तो वो दुनिया नीरस बन जाएगी। वो बंजारन जिसने मुझसे बात की थी उन बच्चों को चुप कराने जा पहुँचे, क्योंकि उन्हें शोर मचाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचने की आवश्यकता नहीं थी। पर बच्चे कहाँ किसी की बात मानने वाले थे।